और आज हमारे सामने पटना हाईकोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प अदालती दस्तावेज है। कहानी एक इनोवा कार की है। उसे बिहार में शराब ले जाते हुए पकड़ा गया था। अब बिहार में शराब बंदी है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। सवाल ये नहीं है कि गाड़ी का मालिक दोषी है या नहीं। सवाल ये है कि उस गाड़ी का क्या होगा। क्या मालिक से एक भारी भरकम जुर्माना लेकर उसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसे हमेशा के लिए जब्त करके नीलाम कर देना चाहिए। तो आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। आज की हमारी चर्चा का मकसद बिहार के आबकारी कानून के एक खास नियम 12A के पीछे की जो सोच है उसको समझना है। हम देखेंगे कि अदालत जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट जैसे एक बहुत ताकतवर लेकिन अस्पष्ट शब्द की चीरफाड़ कैसे करती है। ये मामला दिखाता है कि कैसे कभी-कभी कानून बनाने वालों का इरादा एक होता है और जमीन पर उसे लागू करने वालों की समझ दूसरी, और फिर अदालत को एक रेफरी की भूमिका निभानी पड़ती है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और खोलते हैं। ये केस है संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य का। संतोष कुमार की एक इनोवा कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था JH14 C-0188 उसे पटना में पकड़ा गया। और वजह थी उसमें लदी 128.625 लीटर विदेशी शराब। मतलब ये मात्रा कोई कम नहीं है। अब यहाँ पर जो स्थानीय अधिकारी थे यानी सहायक आयुक्त उत्पाद, उन्होंने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने सिर्फ जुर्माना लगाने के बजाय गाड़ी को जब्त करके उसकी नीलामी का आदेश दे दिया। और बस यहीं से पूरी कानूनी लड़ाई की नींव पड़ी। अधिकारी ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 के नियम 12A के एक खास हिस्से उपनियम 3 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो तो भाई कानून के दायरे में ही काम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी के मालिक संतोष कुमार ने इसी आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। और यहीं से ये सवाल उठा कि क्या अधिकारी ने कानून को सही समझा था। एक मिनट, तो ये नियम 12A जिसके आधार पर ये सब हुआ, ये है क्या ये हमेशा से कानून का हिस्सा था? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये नियम 2021 की मूल नियमावली में था ही नहीं, इसे 2022 में एक संशोधन के जरिए मतलब बाद में जोड़ा गया। अरे वाह, तो ये नियम बाद में जोड़ा गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार को कानून लागू करने के बाद जमीन पर कुछ ऐसी दिक्कतें नजर आईं जिसके लिए उन्हें कानून में बदलाव करना पड़ा। ये तो अपने आप में एक कहानी है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि ये नया नियम लाना पड़ा। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। हुआ ये कि शराबबंदी कानून के तहत हजारों की तादाद में गाड़ियां, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल जब्त की जा रही थी। ये सब गाड़ियां पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों के बाहर पड़ी पड़ी सड़ रही थी। उन पर धूल जम रही थी, घास उग रही थी, वो लिटरली कबाड़ बन रही थी। अदालत के दस्तावेज में इसे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कहा गया है। ये गाड़ियां सिर्फ जगह नहीं घेर रही थी, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी था। मतलब हम सब ने देखे हैं पुलिस थानों के बाहर वो गाड़ियों का कब्रिस्तान। तो सरकार ने सोचा कि इस सड़ती हुई संपत्ति को कैसे बचाया जाए और शायद साथ में कुछ राजस्व भी कमाया जाए। एकदम सही। इसी व्यावहारिक समस्या से नियम 12A का जन्म हुआ। सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। नियम ये कहता है कि अगर कोई गाड़ी पहली बार शराब ले जाते हुए पकड़ी जाती है तो उसे जब्त करने के बजाय उसके मालिक से एक जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो जुर्माना कितना होगा? इसका कोई तय फॉर्मूला है? हाँ, इसका एक फॉर्मूला है। नियम कहता है कि जुर्माना गाड़ी के बीमत मूल्य यानी इंश्योर्ड वैल्यू का कम से कम 10% होगा और इसकी एक ऊपरी सीमा भी है, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है। नियम का उपनियम 2 ये भी बताता है कि जुर्माना तय करते वक्त अधिकारी को किन बातों का ध्यान रखना होगा, और उन्हीं में से एक है बरामद हुई शराब की मात्रा। हाँ, तो यहीं पर याचिकाकर्ता के वकील को अपना दांव खेलने का मौका मिला होगा। उनका तर्क शायद यही रहा होगा कि कानून खुद कह रहा है कि शराब की मात्रा का इस्तेमाल आप जुर्माने की रकम तय करने के लिए कीजिए। अगर शराब ज्यादा है तो आप 10% के बजाय 20% या 30% जुर्माना लगाइए, 5 लाख तक जाइए, लेकिन आप इसी बात को आधार बनाकर गाड़ी को हमेशा के लिए जब्त नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। याचिकाकर्ता की पूरी दलील इसी एक बिंदु पर टिकी थी कि कानून ने शराब की मात्रा को जब्ती का कारण नहीं बल्कि जुर्माने की गणना का एक हिस्सा बनाया है।
ये एक ही तथ्य का दो अलग-अलग और विरोधाभासी तरीकों से इस्तेमाल करने जैसा हो गया। लेकिन अधिकारी ने तो गाड़ी जब्त कर ली, मतलब उन्होंने जुर्माने वाला रास्ता तो चुना ही नहीं। उन्होंने जरूर इसी नियम के किसी और कोने का सहारा लिया होगा। हाँ, उन्होंने नियम 12A के एक अपवाद का इस्तेमाल किया। ये है उपनियम 3। ये नियम अधिकारी को एक विशेष शक्ति देता है। ये कहता है कि अगर कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को ये लगता है कि गाड़ी को छोड़ना जनहित में नहीं होगा, तो वो जुर्माना लेने के बजाय उसे जब्त करके नीलाम करने का आदेश दे सकते हैं। जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो बहुत भारी भरकम शब्द है। लेकिन अगर हम अधिकारी के नजरिए से सोचें तो क्या उनका तर्क एकदम बेतुका लगता है? एक आम इंसान सोचेगा कि भाई 128 लीटर शराब कोई निजी इस्तेमाल के लिए तो ला नहीं रहा था। ये एक बड़ा अपराध है, इससे समाज को नुकसान पहुंचता है। तो क्या ये जनहित के खिलाफ नहीं है? अधिकारी ने शायद यही सोचा होगा। और यही वो दलील थी जिसे अदालत को बहुत ध्यान से परखना था। सवाल ये नहीं था कि अधिकारी की सोच तर्कसंगत थी या नहीं। सवाल ये था कि क्या उनकी सोच कानून के दायरे में थी। अदालत ने पाया कि जनहित एक खाली चेक नहीं है जिसे कोई अधिकारी अपनी मर्जी से भर दे। इस शब्द का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और ठोस कारणों के आधार पर होना चाहिए। तो अदालत ने जनहित को परिभाषित कैसे किया? क्योंकि अगर कानून में इसकी कोई परिभाषा नहीं है तो फिर तो हर कोई इसका अपना अपना मतलब निकाल सकता है। यही इस केस का सार है। क्योंकि उत्पाद नियमावली में जनहित शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का सहारा लेना पड़ा। अदालत ने समझाया कि जनहित कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसका मतलब समय, संदर्भ और कानून के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन इसका जो मूल भाव है वो हमेशा आम जनता का कल्याण या द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक होता है। अच्छा, तो अदालत ने ये कहा कि आप सिर्फ मुझे ऐसा लगता है के आधार पर जनहित का दावा नहीं कर सकते। आपको ये साबित करना होगा कि गाड़ी को छोड़ने से आम जनता के कल्याण को असल में क्या और कैसे नुकसान पहुंचेगा। सिर्फ ये कह देना कि शराब की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये अपने आप में काफी नहीं है। बिल्कुल। अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आप उसी तथ्य का इस्तेमाल, यानी शराब की मात्रा का इस्तेमाल जो जुर्माने की रकम तय करने के लिए दिया गया है, गाड़ी को जब्त करने के लिए जनहित के नाम पर नहीं कर सकते। ये कानून के इरादे के खिलाफ है। अगर कानून बनाने वालों का इरादा यही होता कि एक निश्चित मात्रा से ज्यादा शराब मिलने पर गाड़ी जब्त ही होगी, तो वो ये बात कानून में साफ साफ लिख देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब उनका इरादा कुछ और था। तो अदालत ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अधिकारी गलत था, क्या उन्होंने ये भी बताया कि सही क्या होता? मतलब जनहित का इस्तेमाल कब किया जा सकता था ताकि भविष्य में दूसरे अधिकारियों को भी एक दिशा मिले? हाँ, और मेरे हिसाब से फैसले का ये हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदालत ने गाइडलाइन जैसी बना दी। उन्होंने कुछ ठोस उदाहरण दिए कि कब जनहित का तर्क वाकई में लागू हो सकता है। अच्छा, जैसे कि? अदालत ने कुछ सिनारियोज दिए। सोचिए, अगर ये वही इनोवा कार होती जो पिछले महीने भी इसी काम के लिए पकड़ी गई थी, मतलब ये एक आदतन अपराधी होती, तब इसे छोड़ना जनहित के खिलाफ हो सकता था। दूसरा उदाहरण, अगर गाड़ी का मालिक कोई जाना माना शराब तस्कर या शराब माफिया होता जिसका नाम कई और मामलों में भी शामिल है, उसे उसकी गाड़ी वापस देना एक गलत संदेश भेजता। और कोई उदाहरण? एक और बहुत गंभीर उदाहरण दिया गया। अगर बरामद हुई शराब नकली या जहरीली होती, जिससे हजारों लोगों की जान को सीधा खतरा हो सकता था, ऐसी स्थिति में गाड़ी को छोड़ना जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता। अदालत ने कहा कि ऐसे ही किसी गंभीर कारण के आधार पर जनहित का इस्तेमाल होना चाहिए, जो उस मामले को एक सामान्य तस्करी के मामले से अलग और ज्यादा खतरनाक बनाता हो। समझ गया। तो अदालत एक पैटर्न देखना चाहती थी। वो एक अकेले अपराध को नहीं, बल्कि उसके पीछे की बड़ी तस्वीर, उसकी मंशा और उसके बड़े असर को देख रही थी। क्या ये एक आदतन अपराधी है? कैसे लोगों की जान को खतरा है? सिर्फ शराब की मात्रा बिना किसी और संदर्भ के जब्ती का आदेश देने के लिए काफी नहीं है। ये तो कानून की बहुत ही बारीक और गहरी समझ है। और ये व्याख्या कानून के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर अधिकारी सिर्फ शराब की मात्रा के आधार पर जब्ती का फैसला करने लगते, तो नियम 12A का जो मूल उद्देश्य था, यानी गाड़ियों को सड़ने से बचाना और सरकार के लिए राजस्व जुटाना, वही खत्म हो जाता। हर बड़ी खेप वाली गाड़ी जब्त होने लगती और हम वापस उसी स्थिति में पहुंच जाते जहां थानों में गाड़ियों का ढेर लगा था।
अदालत ने इस व्यावहारिक पहलू को भी अपनी व्याख्या में शामिल किया। तो आखिर में संतोष कुमार के उस इनोवा कार का क्या हुआ? क्या कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अधिकारी का आदेश रद्द, ये लो अपनी चाबी और जुर्माना भर के जाओ? यहाँ भी एक कानूनी प्रक्रिया है। अदालत ने जब्ती के आदेश को तो रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि वो कानून की सही व्याख्या पर आधारित नहीं था, लेकिन उन्होंने गाड़ी को सीधे सीधे छोड़ने का आदेश नहीं दिया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब जिस अधिकारी का फैसला गलत साबित हुआ, मामला वापस उसी के पास भेज दिया गया? नहीं, ये न्यायपालिका के काम करने का एक मानक तरीका है। अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाना नहीं। तो अदालत ने अधिकारी को एक तरह से कानूनी चश्मा दे दिया और कहा, हमने तुम्हें बता दिया है कि कानून को कैसे पढ़ना है, अब इस नई समझ के साथ इस मामले के तथ्यों को देखो और 1 महीने के अंदर दोबारा फैसला करो। इससे प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का जो संतुलन है वो बना रहता है। तो अब अधिकारी को ये देखना होगा कि क्या इस मामले में शराब की मात्रा के अलावा कोई और गंभीर कारण है, जैसा अदालत ने बताया। अगर नहीं तो उन्हें जुर्माना लगाकर गाड़ी छोड़नी होगी। बिल्कुल, अब उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो जनहित का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने फैसले में ठोस कारण देने होंगे जो अदालत द्वारा तय किए गए मापदंडों पर खरे उतरें। तो इस एक इनोवा कार के मामले का असर सिर्फ इस एक गाड़ी पर नहीं, बल्कि बिहार में चल रहे हैं या भविष्य में आने वाले हजारों मामलों पर पड़ेगा। यही तो एक नजीर या प्रेसिडेंट का मतलब होता है। ये फैसला अब बिहार के सभी अधिकारियों के लिए एक तरह से अनिवार्य गाइड बुक बन गया है। ये प्रशासनिक शक्तियों पर एक जरूरी लगाम लगाता है। ये सुनिश्चित करता है कि नियम 12A का अपवाद यानी उपनियम 3 सच में एक अपवाद ही बना रहे, वो एक नियम ना बन जाए। और ये नियम 12A के उस मूल इरादे को भी तो मजबूत करता है जिसके लिए उसे बनाया गया था, है ना? एकदम, ये उस कानून के मूल इरादे को मजबूत करता है जो 2 चीजें एक साथ करना चाहता था: अपराध के लिए दंडित करना और राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद होने से रोकना। ये कानून के सख्त पालन और व्यावहारिक शासन के बीच एक संतुलन साधने की बेहतरीन मिसाल है। कानून का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना भी है जो कारगर हो। ये फैसला उसी संतुलन को फिर से स्थापित करता है। तो कहानी एक जब्त की हुई कार से शुरू हुई थी, लेकिन ये प्रशासनिक शक्तियों की सीमा और जनहित जैसे एक शब्द के सही अर्थ को परिभाषित करने तक पहुंच गई। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जब भी कानूनों में जनहित या राष्ट्रहित जैसे शक्तिशाली लेकिन अस्पष्ट शब्द डाले जाते हैं, तो न्यायपालिका की भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो एक रेफरी की तरह ये सुनिश्चित करती है कि इन शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल कानून की मूल भावना को कुचलने के लिए ना हो। ये कानून के लिखे हुए शब्दों और उसके असल उद्देश्य के बीच लगातार चलने वाला एक संतुलन का खेल है।